हार्डर बेटर फास्टर स्ट्रॉन्गर, ये डाफ्ट पंक का गीत वोयागर 2 अंतरिक्ष यान को समर्पित किया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, उसके प्रक्षेपण को 42 साल बीत चुके हैं और वो उड़ता जा रहा है और अपनी उड़ान की दूरी के रिकॉर्ड को तोड़ता रहता है। पहले वोयागर 2 हेलियोस्फीयर से बाहर निकल गया था। नवंबर 2019 में ये हमसे 122 खगोलीय इकाइयों यानी कि 18.29 अरब किलोमीटर की दूरी पर था और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये लगभग 9600 किलोमीटर और आगे बढ़ गया होगा। हालांकि वोयागर 1 अपने छोटे भाई से आगे है, लेकिन वोयागर 2 ने हमें हमारे सौर मंडल के दूर दूर के कोनों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी है। ये हमारा चैनल है, झांकने के लिए धन्यवाद। तो दूर इंटरस्टेलर वातावरण में हमारी बहादुर वोयागर 2 ने क्या कुछ खोजा है, दिलचस्प है ना? तो चलो शुरू करते हैं। मिशन वोयागर। आमतौर पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोनों मिशन लंबे समय तक चलेगी। जब वे 1977 में लॉन्च किए गए थे तो वैज्ञानिकों ने केवल सौर मंडल के दूर के ग्रहों का अध्ययन करने की योजना बनाई थी। तब हम भाग्यशाली थे, हमारे सभी विशाल ग्रह एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध थे, जिससे उन्हें उड़ान में सुविधा हुई थी। दोनों वाहन पहले जुपिटर तक पहुंचे, फिर वोयागर 1 ने सैटर्न और वोयागर 2 यूरेनस और नेपच्यून की तरफ निकल पड़े। वैसे उसके बाद किसी भी अंतरिक्ष यान ने इन ग्रहों का अध्ययन नहीं किया है। वैसे तो इस स्तर पर पहले से ही इस मिशन ने बहुत सारी नई अद्भुत जानकारी इकट्ठी की है, लेकिन उनकी कहानी वहाँ समाप्त नहीं हुई। दोनों वोयागर में सोने की डिस्क पर एलियन सभ्यताओं के लिए संदेश लिखे हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि अपने मिशन को पूरा करने के बाद उपकरण अंतरिक्ष मलबे बन जाते हैं और अंतहीन अंतरिक्ष में बहते रहते हैं। शायद हजारों वर्षों में कहीं न कहीं ब्रह्मांड में दूर कहीं एलियंस उन्हें पकड़ लेंगे, रिकॉर्ड्स को खोज लेंगे और उन पर मोजार्ट, बाख और लुई आर्मस्ट्रॉन्ग की धुनों को सुनेंगे। हमें उम्मीद है कि वे जैज़ का आनंद जरूर लेंगे। अभी वाहन आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके कुछ उपकरण अभी भी काम कर रहे हैं। हम अभी भी उनके संपर्क में हैं और ये सब 70 के दशक में प्रौद्योगिकी के स्तर की देन है। कल्पना करें, वोयागर 2 पर ट्रांसमीटर की पावर लगभग 12 वॉट है, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर के बल्ब के बराबर, लेकिन फिर भी हमें 18 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से संकेत मिल रहे हैं। सीधे लफ्जों में ये एस्ट्रोनॉमिकल दूरी है। यहाँ तक कि प्रकाश की गति से चलने वाले रेडियो सिग्नल को पृथ्वी से अंतरिक्ष यान और वापस आने में लगभग 30 घंटे लगते हैं। काश हमारे मोबाइल के सिग्नल भी हमेशा इतनी अच्छी तरह काम करते। तो फिर वोयागर कहाँ उड़ते जा रहे हैं? अभी वे हैं कहाँ? हेलियोस्फीयर से बाहर निकलना। नवंबर 2018 में मीडिया ने जोरदार सुर्खियों से विस्फोट किया। वोयागर 2 सौर मंडल को छोड़ने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है। नहीं, एक बार फिर से नहीं। मानव निर्मित मिशन में से कोई भी अभी तक सौर मंडल से बाहर नहीं निकला है और ऐसा करने में अभी कम से कम 30,000 साल लगेंगे। असल में अंतरिक्ष यान हेलियोस्फीयर के बाहर निकल गया है, वो क्षेत्र जहां तक सौर हवाएं चलती हैं। हमारा तारा कणों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की धाराओं का उत्पादन करता है, जो ध्वनि की गति से भी तेज सभी दिशाओं में बिखरते हैं। सूर्य से दूर इन कणों की गति कम होती जाती है और अंत में एक क्षेत्र ऐसा है जहां सौर हवाएं इंटरस्टेलर प्लाज्मा से टकराती हैं। इस क्षेत्र को हेलियोपॉज कहा जाता है और ये वो सीमा है जिसे पहले वोयागर 1 ने पार किया और फिर वोयागर 2 ने। और सौर मंडल मर्क्यूरी से नेपच्यून तक केवल 8 ग्रह से नहीं बना। ये वहाँ समाप्त होता है जहाँ हमारे तारे का गुरुत्वाकर्षण पड़ोसी सितारों के गुरुत्वाकर्षण से कमजोर हो जाता है, यानी सूर्य से 2 प्रकाश वर्ष या 19 ट्रिलियन किलोमीटर दूर। वोयागर 2 ने एक अद्भुत यात्रा की है, लेकिन अभी तक उस दूरी के केवल 1/1000वें हिस्से को कवर किया है। निश्चित रूप से मिशन हेलियोस्फीयर से बाहर निकल गया सुनकर उतना समझ नहीं आता जितना मिशन सौर मंडल से बाहर निकल गया, लेकिन अफसोस सच्चाई यही है। और फिर अंतरिक्ष यान की योग्यता कम नहीं हो जाती। 42 साल बाद भी
मेहनती यान आगे बढ़ता जा रहा है और हमें अविश्वसनीय लंबी दूरी से भी डेटा भेजा जा रहा है। नया डेटा। सच ये है कि वोयागर 2 ने अपने बड़े भाई के बाद हेलियोपोस को पार कर लिया है। तो क्या वो कोई नई जानकारी जुटाने में सफल हुआ? बेशक, जब वोयागर 1 इंटरस्टेलर माध्यम में निकला तो उसका प्लाज्मा का अध्ययन वाला उपकरण लंबे समय तक खराब हो गया था। वैज्ञानिकों को इस बात पर भी संदेह हुआ कि वो वास्तव में हेलियोस्फीयर से बाहर निकल गया है, क्योंकि इस बात की गणना अप्रत्यक्ष संकेतों द्वारा की जानी थी। और वोयागर 2 में अभी भी 5 उपकरण काम कर रहे हैं। 1 मैग्नेटोमीटर, 2 प्लाज्मा डिटेक्टर और 2 चार्ज्ड पार्टिकल डिटेक्टर। उनकी मदद से हम इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि हेलियोपोस वास्तव में मौजूद है और इसके बाहर स्थानीय इंटरस्टेलर प्लाज्मा के तापमान की गणना भी कर सके, और वो लगभग 30 से 50 हजार केल्विन है। इस पैरामीटर को जानते हुए वैज्ञानिक इंटरस्टेलर माध्यम के अधिक सटीक मॉडल का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा हम अब इस बारे में भी ज्यादा जानते हैं कि हेलियोपोस के पास पहुंचकर सौर हवाएं कैसे व्यवहार करती हैं। सच में हमने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच इतनी स्पष्ट सीमा होगी। और अध्ययन के आंकड़ों से पता चला है कि हेलियोपोस हमारी अपेक्षा से बहुत पहले शुरू होता है। दोनों अंतरिक्ष यानों ने इसे लगभग बराबर दूरी पर पार किया। वोयागर 1 को इसके लिए 121.6 खगोलीय इकाइयों की दूरी पार करनी पड़ी और वोयागर 2 को 119.7। हालांकि ऐसे लगता है आंकड़ों को और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण से अलग गिनना चाहिए। आखिरकार वोयागर 1 सूर्य के चरम पर होने के समय हेलियोपोस से बाहर निकल गया था और वोयागर 2 6 साल बाद, जब तारे की गतिविधि न्यूनतम थी। चूंकि मिशन अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, इसका मतलब है कि हेलियोस्फीयर थोड़ा एसिमेट्रिक है और इंटरस्टेलर क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्रों की गणनाओं के अलग अलग संकेत मिले हैं। एक और घटना ये हुई कि हेलियोपोस के पास क्या होता है। वोयागर 1 ने हेलियोस्फीयर के अंदर इंटरस्टेलर कणों की थोड़ी मात्रा दर्ज की, जबकि वोयागर 2 ने इससे उल्टा हेलियोस्फीयर में से कणों का कुछ हिस्सा इंटरस्टेलर क्षेत्र में भाग रहा है। वैज्ञानिकों को अभी तक इस पहेली को हल करना है। वोयागर 2 ने इंटरस्टेलर क्षेत्र में रेडिएशन का महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया है। ये हेलियोस्फीयर के भीतर की तुलना में लगभग 3-4 गुना ज्यादा है। हमने पहले अनुमान लगाया था, लेकिन अब हम ये सुनिश्चित तरीके से जानते हैं कि यदि हम कभी भी पड़ोसी आकाशगंगाओं को जीतने के लिए जाते हैं तो हमें घातक कॉस्मिक रेस से गंभीर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। मिशन का भविष्य। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अभी भी वोयागर से डेटा मिल रहा है। दुर्भाग्य से हर साल उनकी क्षमता घटती जा रही है। रेडियोएक्टिव प्लूटोनियम, जो उनके इंजन को शक्ति देता है, खत्म हो रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2020 से हमें ऊर्जा की कमी के कारण उनके सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और 2025 के बाद ज्यादा संभावना इस बात की है कि हम वोयागर के साथ हमेशा के लिए संचार खो देंगे। हमने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है और निकट भविष्य में इसे दोहराने में सक्षम होने की संभावना नहीं है। इसलिए वोयागर्स द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा अमूल्य है। यदि हम हेलियोस्फीयर के गुणों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो हमें विभिन्न दिशाओं में इसकी सीमाओं में कई और उपकरण भेजने होंगे। हालांकि दूसरी ओर हम कई हजारों वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, तब तक जब तक कि एलियंस वोयागर की सुनहरी प्लेटों पर हमारे निर्देशांक नहीं ढूंढ लेते और ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को प्रकट करने के लिए हमारे पास नहीं आ जाते। देखने के लिए धन्यवाद प्रिय दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। खैर, वोयागर 2 इस बीच अपने सफर को जारी रखा हुआ है। 300 वर्षों में ये ओओआरटी बादल के भीतरी छोर तक पहुंच जाएगा, दूर उस क्षेत्र में जहां से लंबी अवधि के धूमकेतु हमारी ओर उड़ते हैं, और 30,000 वर्षों में उस क्षेत्र के बाहरी किनारों से बाहर उड़ जाएगा। फिर पत्रकार ये सुनिश्चित तौर पर कह सकेंगे कि वोयागर ने सौर मंडल को छोड़ दिया है। 10,000 और साल बीत जाएंगे और वोयागर 2 आखिरकार दूसरे सितारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, स्टार रॉस 248। लेकिन अफसोस की बात है, ये कहानी हमारे लिए नहीं होगी और मैं आपसे थोड़ी देर के लिए अनुमति चाहती हूँ। अगली मुलाकात तक के लिए।